अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है जॉफरी चौसर ने। क्लासिकल पोइट्री के अंदर जिस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिस चीज़ को पढ़ते हैं, वो यही है कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रीफेस। अगर हम प्रोज लिखते हैं तो उसका हम प्रीफेस लिखते हैं, यानी उस चीज़ को, करेक्टर्स को, डिस्क्रिप्शन के, इंट्रोडक्शन के लिए हम प्रीफेस लिखते हैं। लेकिन पोइट्री में प्रोलॉग इंट्रोडक्शन को बोलते हैं। यानी ये प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स यानी कैंटरबरी टेल्स का एक इंट्रोडक्शन है। तो जॉफरी चौसर ने ये वर्क लिखा है और इसके अंदर हम जो भी चीज़ें हैं, स्टोरीज़ हैं, जो कुछ भी है, उसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी स्टोरी को, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में जो MCQs आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और जॉन ड्राइडन ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा है। तो जो प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स है, ये फर्स्ट बुक थी जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। उससे पहले वो इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करते थे। फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज ऑफ द सुपर क्लास, द रिच क्लास, लैंग्वेज ऑफ रिच पीपल थी, यानी अमीर लोगों की लैंग्वेज होती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। तो 1388 में उन्होंने इस बुक को लिखा था, कैंटरबरी टेल्स को। तो इसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। कैंटरबरी टेल्स को उन्होंने राइम रॉयल स्टाइल में लिखा है। टाइप ऑफ स्टेंजा है ये, आयम्बिक पेंटामीटर में उन्होंने इसको लिखा है। और ये फर्स्ट एक ऐसा वर्क है जो कि अनफिनिश्ड वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये अनफिनिश्ड बट पॉपुलर वर्क है, यानी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब हम बात करते हैं कि कैंटरबरी टेल्स में आखिर है क्या। तो इसको जो नरेट करता है, चौसर इसको नरेट करता है और वो बताता है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि एक मजहबी सफ़र पे जा रहा है। जिस तरह से मुसलमान जो हैं वो जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो इसी तरह की कोई मजहबी यात्रा है जिसके लिए वो जाते हैं। सर थॉमस आ बेकेट के श्राइन पे जा रहे हैं लोग। सर थॉमस आ बेकेट उनकी कोई मजहबी पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी हैं जिनके श्राइन पे लोग जा रहे हैं। और वो मतलब अकेले लोग जाना जो है वो सेफ़ नहीं है। हाईवे रॉबरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि मिल के सब जाएंगे। तो वो ठहरे हुए हैं एक इन के अंदर। दे आर स्टेइंग इन एन इन, ठीक है। और वो वेट करें एक दूसरे का कि सब लोग इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि अकेले में जाना इस यात्रा पे, इस सफ़र पे अकेले में जाना सेफ़ नहीं है। रॉबरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ के लिए वो एक मतलब एक इन के अंदर ठहरे हुए हैं और उनका जो वहाँ पे होस्ट है वो है हैरी बेली। हैरी बेली उनको होस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज होस्टिंग द पिलग्रिम्स। ये जो पिलग्रिम्स थे, इनका होस्ट कौन था? तो उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, हैरी बेली। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये सारे जो लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, ये कितने लोग थे, कितने पिलग्रिम्स थे जो इस पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे। तो टोटल यहाँ पे 29 पीपल थे। लेकिन अगर हम चौसर को डालें, चूँकि चौसर भी उनके साथ ही इस ट्रैवल पे जा रहा है, तो चौसर को डाल के बनते हैं 30 और वो जो होस्ट है इनका हैरी बेली, उसको डाल के बनते हैं 31। अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कितने लोग थे, तो फिर आप 30 बताएंगे, 30 पीपल थे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस होस्ट को डाल के टोटल 31 यात्री जो हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पे उनका जो होस्ट होता है हैरी बेली, वो ये कहता है कि हम इतने लोग चूँकि जा रहे हैं, तो इतना लंबा सफ़र है, तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर बंदा जो है वो स्टोरीज सुनाए। वो ये डिसाइड करता है कि एवरीवन विल टेल 4 स्टोरीज, 2 वाइल गोइंग एंड 2 वाइल कमिंग फ्रॉम दिस पिलग्रिमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल जो हैरी बेली को निकाल के, चूँकि 30 पीपल हैं,
तो 30 पिलग्रिम्स हैं। तो इसका मतलब है कि जॉफ्री चौसर ने स्टार्ट में ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि ही इज़ गोइंग टू राइट 120 स्टोरीज़, 120 कहानियाँ इसके अंदर लिखने का इरादा था। लेकिन चूंकि कैंटरबरी टेल्स जो है ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, आफ्टर राइटिंग 24 स्टोरीज ही डाइड। 24 स्टोरीज़ लिखने के बाद वो मर गया था। ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर सारी की सारी स्टोरीज़ लिखी जाती तो वो हमें ही पढ़नी थी, तो ये भी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि टोटल स्टोरी टेलर्स जो थे वो 23 थे, यानी 23 लोगों ने कहानियाँ सुनाई थी अभी, ठीक है। तो स्टोरीज़ यहाँ पे जो मेंशन है वो 24 हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टोरी टेलर जो थे वो 23 थे और स्टोरीज़ 24 थी, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि चौसर ने 2 स्टोरीज़ सुनाई थी, तो इस तरह से टोटल स्टोरीज़ हो गई 24। अब ये जो स्टोरीज़ सुनाई थी इसमें सबसे पहली स्टोरी सुनाता है नाइट, द नाइट। अब उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम किया था, एक जैसे पुगम कर लेते हैं कि सबसे पहले किसकी बारी है, तो जो लकी नंबर था, जो स्टार्टिंग नंबर था, वो आता है नाइट के पास। तो इस तरह से नाइट जो है वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है। नाइट के बारे में आपको बता दूं कि नाइट इज़ अ नोबल मैन, ही इज़ फेमस फॉर हिज चिवलरी, फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए वो बहुत ही फेमस है। और उसके पास इतने इम्प्रेसिव वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इतने इम्प्रेसिवली वो स्टोरीज़ को नरेट करता है और डिफरेंट वेज ऑफ नरेटिंग स्टोरीज़ उसको पता है। तो अब वो जो स्टोरी सुनाने जा रहा है वो स्टोरी स्टार्ट होती है एथेंस में। एथेंस में एक थीसियस नामी शख्स है जिसकी एक सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ, उसकी साली है एमिली। उसके साथ वो कहीं जा रहा है तो रास्ते में उसे ना कुछ औरतें मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब वो बताती हैं कि उनके शोहर जो हैं उनकी डेथ हो गई है, जो किंग है ना वो उनको उनकी डेड बॉडीज़ वापस नहीं कर रहा। तो वो उसे कहती हैं कि तुम हमारे लिए फ़ाइट करो और हमारे शोहरों की बॉडीज़ हमें वापस लेके दो। अब वो उनके उस बंदे के साथ फ़ाइट करके वो फ़ाइट करने के लिए जाता है, वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है मैं आपको इंसाफ दिलाता हूँ। अब जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे 2 यंग मैन होते हैं, एक पैलामन और एक होता है आर्साइट। 2 यंग मैन्स की स्टोरीज़ हैं ये। 2 यंग मैन है यहाँ पे, एक का नाम है पैलामन और दूसरे का नाम है आर्साइट। उनके साथ वो फाइट करता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर क्या करता है ये थीसियस जो है, ये उनको अपने साथ ले जाता है, वापस अपने साथ ले आता है और उनको जेल में डाल देता है। अब जेल में वो वहाँ पे दोनों जो हैं वो कज़न्स हैं, पैलामन और आर्साइट जो हैं ये कज़न्स हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। और उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि उनके दरमियान कभी भी कोई लड़की नहीं आएगी, यानी वो उनको लेके कभी भी आपस में झगड़ेंगे नहीं। अब वहाँ पे ये दोनों जेल में होते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह वो जो जेल की एक विंडो होती है वहाँ से वो एमिली को देख लेते हैं। अब ये दोनों थीसियस की साली एमिली को देखने के बाद हो जाते हैं उसके पीछे पागल। और इन्होंने किया था प्रॉमिस कि इनके बीच में कभी भी कोई लड़की नहीं आएगी, लेकिन अब काम हो गया ख़राब। अब किसी तरह से वहाँ से आर्साइड जो है वो तो बच के निकल जाता है और जाके अपना भेस बदल के वापस ये इस शर्त पे इसको छोड़ा गया था कि तुम वापस कभी भी एथेंस में नहीं आओगे। लेकिन ये क्या करता है, ये भेस बदल के वापस आता है और दरबार में नौकरी भी ले लेता है ताकि किसी तरीके से एमिलिया के पास जा सके, उसके क्लोज जा सके। उसके बाद जो पैलामन है वो भी वहाँ से निकल जाता है और वो जाता है जंगल की तरफ। अब जो आर्साइड था उसने तो अपना भेस बदला हुआ था, लेकिन पैलामन ने अपना भेस नहीं बदला था। तो आर्साइड जब उसको देखता है तो वो दोनों जंगल में जाके मिलते हैं वो झगड़ा करने के लिए। अब चूंकि उन दोनों को पता चल चुका है कि हम दोनों जो हैं वी आर फॉलिंग इन लव विद एमिलिया, तो वो दोनों जो है वो एमिलिया के लिए लड़ते हैं, वहाँ पे लड़ने लगते हैं। तो वहाँ पे जो थीसियस है वो पहुँच जाता है और वो उनको कहता है कि तुम लोगों ने अगर एमिलिया के लिए लड़ना है, यानी दोनों उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम ऐसे ना लड़ो। 1 साल का वक्त देता हूँ, तुम दोनों को अपनी अपनी आर्मीज़ बनाओ और फिर लड़ना। फिर जिसमें होगा दम उसकी होगी शादी एमिलिया से और दूसरा बंदा जो है वो तो
अगर हार जाएगा तो फिर वो शादी उससे नहीं करेगा। वो दोनों इस बात पे रजामंद हो जाते हैं। पूरा 1 साल के लिए वो अपनी फुल तैयारी करते हैं लड़ने की, अपनी अपनी आर्मीज़ बनाते हैं। और 1 साल के बाद जब वो मैदान जंग में आते हैं, यानी लड़ते हैं एमिलिया के लिए, तो वहाँ पे एमिलिया जो है वो भी एक प्रार्थना करती, मतलब दुआएं करती है, वो प्रेयर्स करती है। जो पैलामन है वो वीनस से दुआ करता है कि वो जीत जाए और उसकी शादी एमिलिया से हो जाए। आर्साइड जो है वो मार्स से दुआ करता है कि वो किसी तरीके से वो जीत जाए और उसकी शादी एमिलिया से हो जाए। अब एमिलिया जो है वो भी यहाँ पे दुआएं कर रही है डियाना से। वो ये दुआएं करती है कि किसी तरीके से वही बंदा जीते जो वाकई ही सच्चा है, या वाकई ही जो मेरे लिए सही है, या वाकई वो सच्ची मोहब्बत करता है, तो वही बंदा जीते, दूसरा बंदा ना जीते। अब यहाँ पे होता क्या है, आर साइड जो है वो ये बैटल जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पे वो अपॉलॉजी करता है पैलामन से कि वो कभी बहुत अच्छे भाई हुआ करते थे और वो एक लड़की के लिए किस तरह लड़ने लग गए। लेकिन वो वहाँ पे फिर एमिलिया को कहता है कि पैलामन से अच्छा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम पैलामन से शादी कर लो। तो इस तरह से उसके बाद एमिलिया और पैलामन कर लेते हैं शादी और वो हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये थी स्टोरी नाइट की, जो नाइट सुनाता है। और इन्हीं जो 2 कैरेक्टर्स हैं आर्साइट और पैलामन, इन्हीं को शेक्सपियर ने भी अपने एक डार्क कॉमेडी के अंदर यूज़ किया है। उसका नाम है 2 नोबल किंग्समैन। उसके अंदर उन्होंने यही कैरेक्टर्स को यूज़ किया है। अब नाइट की जो स्टोरी थी, इसको सुनने के बाद सेकंड पे जो स्टोरी सुनाती है वो है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ जो है वो अपनी स्टोरी सुनाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये। और जो वाइफ ऑफ बाथ है इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर कहा जाता है, यानी फीमेल को डिफेंड करने के लिए, फीमेल को सपोर्ट करने के लिए ये बोलती है। लेकिन ये लेडी कुछ इस तरह की है कि शी मैरिड फॉर 5 टाइम्स, 5 शादियां उसने की हैं। इसी से आप गैस करें कि उसकी एज कितनी होगी, लेकिन अभी भी वो अपने आप को ऐसे लेती जैसे वो एक गर्ल है, एक बहुत ही यंग गर्ल है। इस तरह से अपने आप को वो फील करती है वो। लेकिन वो स्टोरी सुनाने से पहले एक प्रोलोग होता है जिसमें वो अपने बारे में बताती है कि किस तरह से उसने जो 5 टाइम जो एक्सपीरियंस किया है मैरिज का, और उसे लगता है कि जितना उससे एक हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन का जितना उसे पता है उतना तो किसी को पता ही नहीं है। और वो ये इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जानती है। अब उसने वो बताती है कि फर्स्ट जो 3 मैरिजेस थी उसकी, वो उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और उसने बस पैसा बटोरने के लिए, गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए उनसे शादी की थी, उनके साथ नहीं उसकी बनी। उसके बाद उसने 4th मैरिज की है। अब उसने, उस बंदे ने इसको डिसीट किया है, उसने वो एक मिस्ट्रेस ले आया था, उसने शादी कर ली थी, ओल्ड मैन था वो। लेकिन उसके बाद शी फेल इन लव विद अ यंग गाय, एक हैंडसम। 5th उसका जो हस्बैंड था वो एक हैंडसम बॉय था जिसके साथ उसने शादी की है। और वो बताती है कि वो जो बंदा था ना, वो उसको किताबों का बड़ा शौक था, हर वक्त वो किताबें पढ़ता रहता था। और एक दिन वो एक किताब को लाउडली पढ़ रहा था जिसके अंदर एक वुमेन की इंसल्ट हो रही थी। तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसके साथ फाइट करना शुरू हो गई। अब जब ये दोनों लड़ रहे थे तो साथ वो, इस लड़ाई के दौरान वो बंदा जो है ना, वो उसको इतने ज़ोर से स्लैप मारता है कि उसका एक कान जो है वो सुनना ही बंद हो जाता है, एक कान से वो बहरी हो जाती है। वो क्या करती है कि वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो बंदा समझता है कि वो मर गई है, लेकिन वो उसके पास जाता है, जब नीचे झुक के उसके करीब जाता है तो वो क्या करती है, आगे से वो उसको पकड़ के काबू करके उसके एक पंच मारती है। तो ये मतलब चीज़ें जो हैं वो पहले डिस्कस करती है। तो सब लोग कहते हैं कि तुम तो अपने बारे में ही बताने लग गई हो, तो छोड़ो इस चीज़ को, अगर कहानी सुनानी है तो सुनाओ। तो फिर वो स्टोरी सुनाती है। शी टेल्स अस अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ गर्ल। एक ऐसे बंदे की स्टोरी सुनाती है जिसने किसी लड़की को रेप किया है। तो अब उस बंदे की पनिशमेंट तो यही बनती कि उसे हैंग कर दिया जाए या उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जो यहाँ पे वो जो क्वीन है किंग की, वो किंग से रिक्वेस्ट करती है, किंग आर्थर की जो क्वीन है वो रिक्वेस्ट करती है कि इस बंदे को
छोड़ दिया जाए, इसके लिए क्वेश्चन है, अगर ये उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेगा तो उस बंदे को छोड़ दिया जाए। अब किंग भी इस बात पे एग्री कर लेता है, क्वीन की बात मान लेता है। अब वो उसको कहती है कि तुमने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि व्हाट अ वुमन वांट्स फ्रॉम हर हस्बैंड, या व्हाट अ वुमन वांट्स इन हर लाइफ। एक औरत जो है वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है। वो वहाँ से निकलता है, उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो कभी इससे पूछ कभी उससे, हर हर औरत से पूछता है और डिफरेंट उसको आंसर्स मिलते हैं। किसी औरत से वो ये क्वेश्चन करता है कि तुम्हें क्या लाइफ में चाहिए, या एक औरत को लाइफ में क्या चाहिए, तो वो आगे से कहती है कि मुझे तो ब्यूटी चाहिए, यानी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाऊँ। किसी से पूछते हैं तो वो कहती मुझे बहुत ज़्यादा वेल्थ चाहिए, यानी मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। कोई कहती मुझे ज्वेलरी चाहिए, कोई कहती है मुझे लाइफ में कोई भी परेशानी ना हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, यानी उससे डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं इस बात पे। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब उसको कोर्ट में जाके क्वीन को उसके क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट अ वुमन वांट्स इन हर लाइफ, लेकिन उसके पास कोई एक आंसर नहीं है। वो बड़ा कंफ्यूज्ड होता है इस बात पे। अब जब वो कोर्ट में जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, एक फिल्दी ओल्ड वुमन। वो सोचता है कि चलो इससे भी पूछ लेते हैं कि आखिर एक औरत को क्या चाहिए। वो उसके पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अब इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मुझे इसका आंसर मिल गया तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। वो कहता है, वो उसे कहती है कि क्वेश्चन बताओ। वो कहता है कि एक औरत को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है। अब वो ओल्ड वुमेन जो है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो पूछते हैं हाँ जी बताओ क्या करना है। तो वो आगे से कहती कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब मरता क्या ना करता। वो कहता है कि चलो ठीक है, ज़िंदगी का सवाल है, ये कड़वा घूंट भी भर लेंगे, देखा जाएगा। वो कहता है चलो ठीक है, मैं ये तुम्हारी बात मान लूँगा, तुम मुझे बचा लो। अब वो दोनों जो हैं, वो ओल्ड वुमेन और वो बंदा जो है, वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में हर बंदा बैठा हुआ है, क्वीन भी है, किंग भी है, बहुत सी ख़वातीन हैं। वो पूछते हैं कि हाँ जी बताओ क्या आंसर है। तो वो कहता है कि वो औरत जो है वो बताती है कि एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने हस्बैंड की के ऊपर राइट रख सके, वो उसको कंट्रोल कर सके, यानी वो उसके कंट्रोल में हो, उसका पूरा राइट हो उसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। यही है जो एक औरत को चाहिए होता है। अब दरबार में जितनी भी औरतें बैठी हैं वो सारी इस बात पे एग्री करती हैं कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। अब उसको दरबार में छोड़ दिया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बख्श दी जाती है। अब जब वहाँ से वापस आते हैं, जो वो ओल्ड वुमेन है वो उससे कहती है कि अब मैंने तुम्हें बचा ली है, तो अब यू हैव टू मैरी मी। लेकिन वो बड़ा परेशान है कि अब क्या करूं, इस तरह की अगली फिल्दी वुमेन, ओल्ड वुमेन, इससे मैं कैसे शादी करूं। वो कहता है कि नहीं, तुम इसके बदले में मुझसे जो और लेना है ले लो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तो वो कहती है कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब वो उसको 2 चॉइसेस देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम ऐसे करो कि मुझसे ऐसे ही शादी करो, यानी मैं बूढ़ी हूँ, बदसूरत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगी, फेथफुल रहूँगी। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रहूँगी, फेथफुल नहीं रहूँगी। तो वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, ये चॉइस भी मैंने तुम्हें ही दी, यानी तुम्हें जैसे दिल करता तुम वैसे कर लो। तो वो इस बात पे बड़ी खुश होती, क्योंकि उसका क्वेश्चन ये था जो क्वीन का था कि एक औरत को क्या चाहिए, तो उसका आंसर था कि कंट्रोल ओवर हर हस्बैंड। तो यहाँ पे उसने ये चॉइस ही अपनी उस औरत को दे दी थी, तो वो बड़ी खुश होती है। तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन अ ब्यूटीफुल गर्ल, और वो उससे शादी कर लेती है और वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। ये स्टोरी थी वाइफ ऑफ बाथ की, और वाइफ ऑफ बाथ जो है वो अपनी इस स्टोरी के साथ ही ये आर्गू करती है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो क्वेश्चन करती है जीसस क्राइस्ट से कि उन्होंने उनको क्या ऑब्जेक्शन है किसी औरत के इतनी ज़्यादा शादियां करने पे। अब चूंकि वो डायरेक्टली रिलीजन से ही क्वेश्चन कर लेती, इसलिए उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कहा गया है इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर। उसके बाद इन पिलग्रिम्स में 2 बंदे हैं, एक मिलर है और एक है कारपेंटर।
और ये बहुत ज़्यादा ड्रंकन है, बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है इन्होंने, और ये एक ट्रू टेल सुनाते हैं। अब लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल राइटर जो चौसर है वो कहता है कि इट्स अ वल्गर स्टोरी। इन दोनों की जो स्टोरीज़ हैं ये वल्गर स्टोरीज़ हैं, तो इनको आप स्किप कर दें अगर करना चाहते हैं। चौसर ने क्लियरली ये अपने रीडर्स को बता दिया है कि ये वल्गर स्टोरीज़ हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो ये इसके लिए आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये वल्गर स्टोरीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनको स्किप कर दें, और अगर आप चाहते हैं तो पढ़ लें ये स्टोरीज़। तो इसके अंदर सबसे पहले मिलर जो है वो एक स्टोरी सुनाता है जिसके अंदर दो जो बंदे हैं, एक कारपेंटर है, उसकी वाइफ है, और एक एलिसन और निकोलस नामी दो बंदे हैं जो उसकी वाइफ को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और वो इस चीज़ में उनमें से एक जो है वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है। अब जो उसके बाद जो स्टोरी सुनाता है वो कारपेंटर सुनाता है, रीव सुनाता है। तो ये ऐसे लगता है कि वो उससे अपना बदला लेने के लिए ये स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि मिलर ने जो स्टोरी सुनाई थी उसके अंदर कारपेंटर की वाइफ को सेड्यूस करते हैं टू यंग मैन। तो अब वो जो स्टोरी सुनाता है उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही स्टोरी होती है जिसमें कुछ लोग जो हैं या कोई बंदा जो है वो मिलर की वाइफ को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ये स्टोरीज सुनाते हैं। उसके बाद आती है पार्टनर्स स्टोरी। पार्टनर जो है वो स्टोरी सुनाता है। ये मतलब इस तरह की स्टोरी है जिसका जो मेन मॉरल लेसन है वो ये है कि ग्रीड इज़ अ कर्स। ठीक है, तो उसमें 3 यंग फ्रेंड होते हैं। उनका एक जो फ्रेंड होता है वो उसकी डेथ हो गई होती है। ये 3 फ्रेंड होते हैं और ये कहीं पे जा रहे हैं, तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे ये देखते हैं कि कुछ इनको गोल्ड मतलब कोई ख़जाना जो है वो पड़ा हुआ मिलता है, बहुत ज़्यादा दौलत पड़ी मिलती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि एक बंदा जो है वो ड्रिंक वगैरह और कुछ खाना वगैरह रात को रुकने के लिए ले आए, ताकि यहाँ पे हम रुकें तो खाना वगैरह खा लें। वो जो उनका 3rd फ्रेंड उनके लिए खाना लेने जाता है, वो ड्रिंक के अंदर उनके लिए पॉइज़न जो है वो मिक्स कर देता है ताकि ये उसको खा के मर जाएं, और वो अकेला ही सारा ख़जाना जो है वो उसको हड़प कर ले। और उधर जो 2 फ्रेंड्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जब ये खाना लेके आएगा तो हम दोनों कत्ल करके ये जो ख़जाना है ये हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो अब वो जैसे ही खाना लेके आता है ये उसको कत्ल कर देते हैं, और उसका जो पॉइजन जो ड्रिंक होता है उसको पीने के बाद ये खुद भी मर जाते हैं। तो थीम जो है वो क्या है कि ग्रीड इज़ अ कर्स। ये स्टोरी आपने वैसे भी बड़ी जगहों पे पढ़ी होगी कि ग्रीड इज़ अ कर्स, और यही स्टोरी सेम स्टोरी है जो पार्टनर की स्टोरी है। तो ये भी एक ट्रेजिडी थी। अब चूंकि सब लोग जो है वो ट्रेजिडी सुन के हटे हैं, तो वो कहते हैं कि अब इस तरह की स्टोरी नहीं होनी चाहिए, अब कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसको सुन के ना ये जो एक इस तरह का फियर और पिट्टी का जो है ना फीलिंग ये ख़त्म हो जाए, कोई इस तरह की स्टोरी सुनाए। उसके बाद नन्स प्रीस्ट टेल है। नन्स प्रीस्ट की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक बीस्ट फेबल है। बीस्ट फेबल जिसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखा रहे होते हैं। अगर आपने पढ़ी हैं वो कछुए की, खरगोश की कहानी, और होशियार लोमड़ी की कहानी, या 2 बैल जो आपस में भाई भाई थे और वो लड़ने लगते हैं, इस तरह की कहानियाँ अगर आपने पढ़ी हैं तो वो सारी क्या हैं, वो बीस्ट फेबल हैं जिसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो हमें कोई मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं। तो वो स्टोरी सुनाती है कि एक विडो है जिसकी 2 डॉटर्स हैं। औरत है जिसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई, वो एक विडो है, और उसकी 2 डॉटर्स हैं, उनके साथ वो एक छोटी सी कॉटेज के अंदर रहती है। अब वो जो विडो है ना उनके पास एक है रोस्टर, एक मुर्गा है, एक हैंडसम खूबसूरत और बड़ा मजबूत किस्म का मुर्गा है, और उस मुर्गे की 7 हेन्स हैं। 7 मुर्गियाँ हैं उस मुर्गे की। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि वो मुर्गा कितना हैंडसम होगा। उसकी जो 7 हैंस हैं उसके अंदर उनमें से एक जो है उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो सबसे उसके करीब है, उसकी मनपसंद जो उसकी मुर्गी है ना वो उसके साथ हर बात जो है वो शेयर करता है। जो हैंडसम मुर्गा है उसका नाम है चांटिसलर, और उसकी जो उसकी जो फेवरेट मुर्गी है उसका नाम है फर्टिलॉट। अब वो एक दिन एक ख्वाब देखता है, ड्रीम देखता है, और वो अपना ड्रीम जो है वो उसको फर्टिलॉट को बताता है कि मैंने ड्रीम देखा है। डर जाता है बहुत ज़्यादा और बड़ा परेशान होता है कि मैंने एक ड्रीम देखा है जिसमें एक फॉक्स मुझे खा जाती है।
फॉक्स ने मुझे पकड़ लिया और खा गया है, ठीक है। तो वो जब उसको बताता है तो वो आगे से जो फर्टिलॉर्ड होती है वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत ही ब्रेव समझा था और तुम मर्द बनो, क्या कर रहे हो, ख्वाब से डर रहे हो, एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में तुम्हें कोई खा गया है तो तुम इस बात से डरने लग गए हो, ये मर्द बनो, क्या कर रहे हो तुम। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान तो था, लेकिन वो उसकी बात में आके अपनी उस परेशानी को झटक देता है, ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एक इशारा है एडम एंड ईव की तरफ कि एडम जो है वो ईव की बातों में आके जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है और उसके बाद उसकी सज़ा दोनों को भुगतनी पड़ती है। अब चांटिसलर जो है वो चूंकि भूल गया है, अपने उस ख्वाब को भूला तो नहीं है, लेकिन उसने अपनी परेशानी को ख़त्म कर दिया है, वो दोबारा से नॉर्मल हो गया है। अब वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में वो देखता है कि उसको मिलती है फॉक्स। अब फॉक्स ने उसको कहा कि उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, उसने आगे आगे दौड़ लगा दी। तो फॉक्स ने अब उसकी खुशामद करनी शुरू कर दी। वो उसने ये कहा कि भाई मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए आई हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो फादर थे वो बेस्ट सिंगर थे, तुम्हारी उसकी बांग जो थी वो बड़े चर्च की आवाज़ को भी पीछे छोड़ देती थी। तो मैं ये चीज़ सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या तुम भी वैसे ही गा सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वही वाली सलाहियत है या नहीं, तो इस चीज़ के लिए आई हूँ, तुम तो मुझसे डर के भाग रहे हो। ये सुनते ही चांटिसलर की छाती हो जाती है चौड़ी और वो यूं अकड़ के सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन को कर लेता है ऊपर, अपने पैरों को फैला लेता है और बांग देना शुरू करता है। आंखें बंद कर लेता है, बड़ा फील के साथ आंखें बंद करके वो बांग देने लगता है। तो वो फॉक्स जो है उसने उसको दबोच लिया उसकी गर्दन से और दौड़ लगा दी। अब जब सबको पता चलता है, उसकी वो ओल्ड वुमेन को, उसकी बेटियों को और उसकी जो 7 हैंस हैं उनको जब पता चलता है तो वो सारे पीछे भागते हैं उसको बचाने के लिए। सब ने पीछे एक बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ा कोई मसला हो गया है, जैसे लोग किसी को बचाने के लिए भागते हैं, इस तरह सारे उसके पीछे भागने लगते हैं उसको सेव करने के लिए। तो अब यहाँ पे चांटिसलर जो है वो भी एक ट्रिक आजमाता है। वो उसको फॉक्स को कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बातों की बड़ी कैपेसिटी है, तुम्हारे अल्फाज के अंदर ऐसा जादू है कि तुम लोगों को कन्विंस कर लेती हो, लेकिन तुम यहाँ पे भाग रही हो मुझे लेके, तुम बोलो कुछ उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ बोलो तो सही ना, कुछ तो कहो ताकि वो रोक दें अपनी इस कोशिश को। अब फॉक्स उसकी बातों में आके अपना मुंह खोलती है कि उनको कुछ कहने के लिए। जैसे मुंह खोला तो चांटिसलर जो था वो क्लियर यहाँ से फ्री हो गया है और वो भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब जब वो चांटिसलर जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है तो वो फॉक्स दोबारा से फ्लैटरिंग स्टार्ट कर देती है, दोबारा से उसकी खुशामद करती है, लेकिन अब उसने सबक सीख लिया है। अब वो उस फॉक्स की बातों में नहीं आने वाला था। तो ये है नन्स प्रीस्ट टेल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं उनके अंदर क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड की स्टोरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड जो था, ही हैज़ मोर बुक्स देन हिज ओन वेट। उसके पास उसके अपने वज़न से भी ज़्यादा किताबें हैं। और वो जो स्टोरी सुनाता है उसके अंदर एक हस्बैंड है और वाइफ है। एक बंदा है जिसको बहुत ही औरतों पे यकीन बिल्कुल नहीं है और वो कहता है कि वुमेन जो है ये कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती, कभी भी लॉयल नहीं हो सकती, ये ज़रूर किसी न किसी तरह से आपके साथ जो है वो धोखा करती हैं, कोई ना कोई इस तरह का कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं। अब जब वो शादी करता है तो वो अपनी वाइफ से एक प्रॉमिस लेता है कि तुम कभी भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करोगी, यू विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है मैं कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी। अब उनकी शादी के बाद उनके यहाँ एक बेबी होता है, बेबी बॉय, वो उसको बाहर ले जाता है और उसको किल कर देता है। वापस आके कहता है कि आई हैव किल्ड माई बेबी। तो वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करती, खामोश रहती है। उसके बाद कुछ देर बाद उनके यहाँ बेटी होती है, वो उसको भी ले जाता है और उसको भी कत्ल कर देता है और आके कहता है कि आई हैव किल्ड माई डॉटर। वो तब भी खामोश रहती है।
उसके बाद भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो बर्दाश्त करती है, वो उसे तंग करता रहता है, उसे टीज़ करता रहता है, लेकिन वो कुछ भी उसको नहीं पूछती, कुछ भी बोलती नहीं है। अब उसके बाद आफ्टर 20 to 25 ईयर्स वो एक दिन एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले आता है और ये कहता है कि ये मेरी वाइफ है, मैंने शादी कर ली है दूसरी। अब वो फिर भी खामोश रहती है, लेकिन वो बंदा बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि तुमने मतलब हर चीज़ को बर्दाश्त किया है, किसी बात पे मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, इतनी ज़्यादा तुम फेथफुल, इतनी ज़्यादा लॉयल रही हो मेरे साथ। फिर वो उसे बताता है कि ये मेरी बीवी नहीं है, बल्कि ये हमारी वो बेटी है जिसे मैं ले गया था और मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है, मैंने उसे कत्ल नहीं किया था, ये वही तुम्हारी डॉटर है। और उसके बाद वो बड़े हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी स्टोरी क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड की। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जब वाइफ ऑफ बाथ ने अपनी स्टोरी सुनाई थी तो उसने अपनी स्टोरी को एंड किया था इस क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ चैस्टिटी इन मैरिज, कि मैरिज में चैस्टिटी की क्या ज़रूरत है। तो जब ये क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अपनी स्टोरी सुनाई है जिसके अंदर उस औरत ने अपनी लॉयल्टी के साथ अपने हस्बैंड को बिल्कुल उसके हार्ट को विन कर लिया, तो उसके बाद स्टोरी के बाद क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड एक क्वेश्चन करता है कि हैव आई आंसर्ड ऑल, क्या मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो इट मीन्स कि वो वाइफ ऑफ बाथ को ही एड्रेस कर रहा है। उसका मतलब है कि क्या मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ जो हैं वो तकरीबन हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा जो पुअर पार्सन की स्टोरी नहीं थी, इट वाज अ सरमन डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन एंड 7 डेडली सिन। इन चीज़ों को वो डिस्कस करता है। असल में वो प्रीच कर रहा है लोगों को, अपने रिलीजन की तरफ उनको बुला रहा है। तो इसके अलावा वो डिटोरिएटिंग सिचुएशन जो है चर्च की, रिलीजियस क्लास की, उनको भी पॉइंट आउट करता है। कैंटरबरी टेल्स के अंदर जिन करेक्टर्स को प्रेस किया गया है उनमें नाइट, पुअर पार्सन और क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड शामिल हैं। नाइट को प्रेस करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसने होली वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, और क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है ही हैज़ मोर बुक्स दैन हिज ओन वेट, उसके पास उसके अपने वज़न से ज़्यादा किताबें हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया है। और जो पुअर पार्सन है ही रिप्रेजेंट्स द पुअर अथॉरिटी ऑफ द चर्च and he criticized the deteriorating situation of the church। चर्च के जो जितने भी लोग थे, जो रिलीजियस पीपल थे, उनकी जो करप्शन थी उसको उसने सामने वो लेके आया है, और वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था, उनसे डिफरेंट था, इसलिए उसको चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स के अंदर प्रेज किया है। तो ये चीज़ें हैं। आफ्टर रीडिंग दीज स्टोरीज़ वी कैन से कि जॉफ्री चॉसर ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो सोसाइटी है उसको प्रेजेंट किया है। स्टेट सटायर जो है, जो कैंटरबरी टेल्स है ये एक स्टेट सटायर है, यानी स्टेट के ऊपर उन्होंने सटायर किया है, उनकी जो खामियां थी उनको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। विदाउट ब्रश जॉफ्री चॉसर ने एक पिक्चर जो है वो ड्रा की है, बहुत ही कलरफुल पिक्चर है, विदाउट कलर्स, विदाउट ब्रश, उन्होंने विदाउट होल्डिंग आ ब्रश he has drawn a picture of his society, of his state। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कैंटरबरी टेल्स के बारे में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।